हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 29 सितंबर 2008 के दिन महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई और ठीक इसी दिन गुजरात के मोडासा में भी एक बम ब्लास्ट हुआ। इसमें भी एक आदमी की जान चली गई। 90 के दशक से लेकर के साल 2008 के बीच का दौर भारत में बम विस्फोट का दौर रहा है। साल दर कहानी से बड़े बम धमाके होते रहे हैं। कभी कहा जाता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो कभी कहा जाता है कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। लेकिन मालेगांव बम धमाके में हुई जांच ने पहली बार इस कड़ी को खोल के रखा कि नहीं, इस कहानी में कोई और भी है। पहली बार किसी बम धमाके में कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के नाम सामने आए, क्योंकि इस बार बम धमाके की जांच कर रहे थे उस वक्त के सबसे ईमानदार अफसर में से एक आईपीएस हेमंत करकरे जी। जिस वक्त मालेगांव में बम धमाके हुआ उस वक्त हेमंत करकरे महाराष्ट्र एटीएस के चीफ थे। मालेगांव में हुए बम धमाके के बाद तुरंत ही पाकिस्तान और इस्लामी आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। लेकिन हेमंत करकरे ने इन्हें ईमानदारी से जांच की तो इसके पीछे के हिंदुत्ववादी संगठनों की परतें खुल जाती है। इस संगठन का नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों से लेकर के आर्मी के बड़े बड़े चीफ अधिकारी इसमें शामिल थे। हेमंत करकरे ने आगे की जांच की तो एक लैपटॉप हाथ लगा जिसमें अभिनव भारत की सीक्रेट मीटिंग की रिकॉर्डिंग थी। इस रिकॉर्डिंग से सिर्फ पता चला कि अब अभिनव भारत का उद्देश्य है सिर्फ हिंदू और मुसलमान को डराना भर नहीं, बल्कि भारत के बाहर एक निर्वाचित सरकार बनाकर भारत की चुनी हुई सरकार पर कब्जा करना था। अभिनव भारत का उद्देश्य हिंदुत्ववादी राष्ट्र की स्थापना करने के लिए भारत के संविधान को बदलना और तिरंगे को हटाकर अपना एक अलग झंडा स्थापित करना था। इसके लिए तरीका अपनाया गया था देश में जगह जगह बम विस्फोट करना। इससे पहले सवाल उठता है कि सीक्रेट संगठन अभिनव भारत का जन्म कैसे हुआ, इसका भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर से क्या संबंध था, आर्मी के बड़े ऑफिसर कर्नल पुरोहित कैसे नेपाल की मदद से भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, इजराइल के अधिकारियों से इनकी क्या बातचीत हुई थी, मालेगांव के अलावा इन्होंने पहले कहां कहां बम धमाके किए थे जिसका नाम पाकिस्तान और इसी पर डाल दिया गया था। अब न भारत का आरएसएस से क्या संबंध है, कैसे पकड़े गए अभिनव भारत के आतंकी, जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। महाराष्ट्र एटीएस चीफ हेमंत करकरे की मौत कसाब की AK-47 से निकली गोली की वजह से हुई। 26/11 के दौरान शहीद हुए महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे वो देशभक्त थे क्योंकि देश के लिए गोलियां खाई। कानून का रक्षक है क्या? इस प्रकार की बात करते हैं, संवेदनशीलता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वक्त कहानी की एक नए एपिसोड की। इससे पहले कि आगे की कहानी सुनाऊं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन का जो शाइन दिख रहा है उसे हिट कर दीजिए। इसमें आपकी बमुश्किल 10 से 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन चैनल के लिए ये एक बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आगे की कहानी। साल 2008 के मई के महीने में राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए। इसके बाद देश के अलग अलग इलाकों में जैसे बेंगलुरु, अहमदाबाद और दिल्ली में कई बम ब्लास्ट हुए। इन सब धमाकों में सरकारी जांच एजेंसी ने इस्लामी आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया, जैसे कि हर बार विस्फोट के बाद कर दिया जाता था। इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें इसी का हाथ है। लेकिन इसी बीच आता है सितंबर 2008 का महीना। इस वक्त देश में रमजान का महीना चल रहा था। सितंबर महीने की 29 तारीख को अहमदाबाद में 17 बम पकड़े गए, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते हुए इन 17 को डिप्टी कर दिया। यह हल्के बम थे, लेकिन फिर भी अहमदाबाद के एक मुस्लिम बहुमूल्य बाजार में एक बम फट जाता। इस बम धमाके में 20 लोग घायल हुए और एक आदमी की जान चली गई। अहमदाबाद के अलावा इसी दिन फरीदाबाद के बैंक बिहार मंदिर के बाहर एक बम मिला। इस बम में भी वक्त रहते हुए डिफ्यूज कर दिया गया। इसी दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में लोग रात के वक्त रमजान की तैयारी कर रहे थे। तभी रात के करीब 9:45 पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में यानी के भीकू चौक के पास एकदम से बम धमाके की आवाज आती है। कुल 6 निर्दोष मारे जाते हैं और करीब 101 लोगों को गंभीर चोट लगी। इसके अगले दिन ही नवरात्रि थे। इस बम धमाके के समय ही साथ ही इस बम धमाके के पीछे की साजिशकर्ता हिंदू मुस्लिम दंगा करना चाहते थे। सबसे पहले इस मामले में भी इस्लामी आतंकवाद का नाम सामने आने लगा।
लेकिन जिस वक्त मालेगांव में बम धमाके हुए उस वक्त महाराष्ट्र एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए पूरे विभाग में की जाती थी कि हेमंत करकरे ने बिना वक्त गवाए तुरंत ही एटीएस की एक टीम मालेगांव भेज दी। अगले दिन नासिक में भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक एक्सपर्ट टीम मालेगांव गई। एक्सपर्ट की एक सीट के अनुसार फॉरेंसिक टीम ने पाया कि इस बम विस्फोट में आरडीएक्स जैसी हॉली एक्सप्लोटिव का इस्तेमाल किया गया है। आगे की जांच में पता चला कि यह बम एमएलएम फ्रीडम नाम की मोटरसाइकिल की सीट में छिपाया गया था। आगे की जांच से यह भी पता चला कि बाइक के नंबर और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बाइक के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी, उसे मिटाया गया था ताकि असली मालिक तक यानी कि बाइक के जो असली ऑनर है उस तक पुलिस पहुंच ना सके। फॉरेंसिक टीम ने एटीएस के इस बाइक के नंबर और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर को रिस्टोर करने की टीम से कहा गया। उस वक्त के अनुसार जब एटीएस ने इस बाइक के मालिक का नाम खोजने लगी तो यहीं से मालेगांव ब्लास्ट की साजिश के परतें खुलने लगती है। एटीएस की जांच में पता चला कि इस बाइक के मालिक कोई और नहीं बल्कि युवराज सिंह ठाकुर है, जो कुछ वक्त पहले तक आरएसएस के छात्र संगठन बीजेपी एबीपी से जुड़े हुए थे और हाल ही में संन्यास लिया था। वहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के भोपाल से भाजपा के सांसद हैं और आगे की जांच में पुलिस को पता चला कि मोटरसाइकिल में बम फिट करने का काम शिव नारायण काल संज्ञा संदीप विश्वास डालेंगे और प्रवीण मुतालिक ने किया था कि अंततः मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर महाराष्ट्र एटीएस ने 23 अक्टूबर 2008 के दिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अरेस्ट कर लिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर एटीएस ने प्रज्ञा सिंह के साथ साथ शिव नारायण गोपाल सिंह, उसके बाद कल संग्रह और श्याम भर लाल साहू को भी अरेस्ट कर लिया। अब तक के बाद एक कड़ियां खुलने लगती है। 2 दिन के बाद ही महाराष्ट्र एटीएस ने भोपाल के समीर कुलकर्णी और इंदौर से संग्राम सिंह को अरेस्ट कर लिया। अब आरोपी अभिनव भारत के नाम की संगठन से जुड़े हुए थे, सबके सब आरोपी। इसी कड़ी में एटीएस ने नवंबर 2008 के दिन आर्मी में उस वक्त काम कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को अरेस्ट कर लिया। यह बड़ी साजिशकर्ता की बात थी कि देश के आर्मी का एक अफसर इतना रेडिकल हो चुका है कि आतंकी गतिविधियों में भी काम कर रहा था। आर्मी से आने वाले अभिनव भारत के बाकी कार्यकर्ता जैसे मेजर रमेश उपाध्याय रिटायर्ड थे, लेकिन कर्नल पुरोहित उस वक्त सीसी में काम कर रहे थे। बड़ी चिंता की बात थी क्योंकि खुफिया जानकारी और हथियारों तक उसकी पहुंच आसान से थी, लेकिन रेडिकल अधिकारी के हाथ में इतनी संवेदनशील चीजों तक पहुंचना भारत के एक लोकतांत्रिक सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा थी। खासकर ऐसे लोगों के हाथ में पहुंचाना जो देश की चुनी हुई सरकार को बम धमाकों के दम पर हटाने का प्लान कर रहे थे, जो देश का संविधान और झंडा दोनों बदल देना चाहते थे। कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी पर आर्मी के डिप्टी और लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस ने भी कहा कि कर्नल पुरोहित के अरेस्ट ने आर्मी के इमेज पर धब्बा लगाया है। कर्नल पुरोहित के बाद एटीएस ने वाराणसी के दयानंद पांडे उर्फ सुधाकर द्विवेदी को भी अरेस्ट कर लिया था। दयानंद पांडे शारदा पीठ के प्रमुख थे। मालेगांव बम धमाके के आरोपियों से प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप और पेन ड्राइव को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। एटीएस द्वारा पकड़े गए सभी आरोपी अभिनव भारत नाम के सीक्रेट संगठन से जुड़े हुए थे। इसीलिए सबसे पहले सवाल यह उठता है कि आखिर अभिनव भारत नाम का यह सीक्रेट संगठन है क्या, इसकी स्थापना किसने की और मालेगांव बम धमाके की साजिश इसमें कैसे रची। अपने भारत के बने कहानी में एक बड़ी कहानी छुपी हुई है, इसलिए अभिनव भारत के बारे में जानना जरूरी है कि यह कहानी शुरू होती है साल 1905 से। इस वक्त हिंदुत्व की राजनीति के जन्मदाता विनायक दामोदर सावरकर पुणे के प्रोड्यूसर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इसी वक्त अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट संगठन बनाया। इसका नाम रखा गया अभिनव भारत यानी कि यंग इंडिया। इसी बीच सावरकर को विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए एक स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसी वजह से साल 1906 में ही सावरकर पढ़ाई करने के लिए भारत छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं। इसी के कारण जो अभिनव भारत संगठन था ये अनएक्टिव हो जाती है। आजादी के बाद 1952 में अभिनव भारत से जुड़े नेताओं ने अभिनव भारत को सदा के लिए भंग कर दिया। इसके बाद इस संगठन का कहानी के बारे में किसी ने नाम नहीं सुना। लेकिन साल 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के बाद
जांच ने पूरे देश की इस सीक्रेट संगठन के बारे में पता चला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 1952 में ही समाप्त हो जाने वाला अपना अभिनव भारत को दोबारा किसने शुरू किया और कब किया? इसके पीछे भी बड़ी एक रोचक कहानी है। जब मालेगांव बम ब्लास्ट में अपना अभिनव भारत के तौर पर निकले तो महाराष्ट्र एटीएस ने में विनायक दामोदर सावरकर के परिवार से आने वाले एक महिला से पूछताछ की। इस महिला का नाम था हिमानी सावरकर। हिमानी सावरकर एक तरफ गौर से बात करने वाली चीज थी कि उन्हीं की भतीजी थी, तो दूसरी तरफ सावरकर करके भतीजे की पत्नी थी। इस तरह हिमानी सावरकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दो चर्चित नाम गौरसे और सावरकर की सखी विरासत का प्रतीक थी। मालेगांव ब्लास्ट के 2 महीने तक आउटलुक मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में हिमानी सावरकर ने बताया कि वो अपना अभिनव भारत की चुनी हुई अध्यक्ष हैं। उन्होंने साल 2008 के अप्रैल महीने में भोपाल में हुई एक सीक्रेट मीटिंग में अभिनव भारत का अध्यक्ष चुनाव किया गया था, क्योंकि वो सावरकर और गौरे से परिवार से आई थी। अपने इस इंटरव्यू में हिमांशी सावरकर ने बताया कि अभिनव भारत की स्थापना आरएसएस के कार्यकर्ता समीर कुलकर्णी ने की थी। जब उसने अभिनव भारत की शुरुआत करने के लिए तय किया तो उसने मुझे अपना अभिनव भारत का अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे, जो मैंने स्वीकार किया। लेकिन एटीएस के जांच थोड़े और अंदर तक जाती है, क्योंकि हिमानी सावरकर सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से अभिनव भारत के अध्यक्ष चुनी गई थी, इसीलिए उन्हें संभवतः पूरे गेम के बारे में पता नहीं था। पुणे का रहने वाला समीर कुलकर्णी एवं भारत अध्यक्ष बल्कि सचिन था, अध्यक्ष कोई और था। मालेगांव बम ब्लास्ट में जारी की गई महाराष्ट्र एटीएस के अनुसार मालेगांव बम ब्लास्ट का मुख्य सरगना लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ही अपने भारत को खड़ा करने के लिए पीछे मुख्य था। एटीएस के एक सीट के अनुसार बड़ा अफसर होने के बावजूद सी के नियम को तोड़ते हुए कर्नल पुरोहित ने फरवरी 2007 में अभिनव भारत की शुरुआत की। अभिनव भारत पर लिखी अपनी किताब में पत्रकार धीरेन्द्र जहां लिखते हैं कि कुछ गवाहों के अनुसार कर्नल पुरोहित साल 2006 के जून के महीने में करीब 16 लोगों को लेकर के वीर शिवाजी के रायगढ़ स्थित किले पर लेकर उन्हें पहुंचता है, जहां उन्हें अपने ट्रस्ट का नाम अभिनव भारत रखने का निर्णय लिया था। इसके बाद की कहानी हम जानेंगे आगे की एपिसोड में। आई होप अभी तक की जो जितनी भी फैक्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा है, इसके आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। सभी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारे लिंक आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आई होप कि इसके आगे की कहानी के लिए आप लोग थोड़ा सा 1-2 दिन का समय दीजिएगा। इसके आगे की जितनी भी रिसर्च की जाएंगी, इसके आगे की फैक्ट हम आगे के अगली वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। बाकी इसी तरह की किसी और नए फैक्ट के साथ हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।